बहुत समय पहले एक शांत और हरे भरे गांव में एक अत्यंत ज्ञानी पंडित रहते थे, जिनका नाम दूर दूर तक उनके ज्ञान, धैर्य और सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। और उसी पंडित के पास एक ऐसा चेला रहता था जो दिल का बहुत साफ था, लेकिन समझ के मामले में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मूर्ख था। इसलिए गांव के लोग उसे प्यार से मूर्ख चेला ही कह देते थे। पर पंडित जी कभी उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसे जीवन की हर बात सिखाने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन की बात है जब पंडित जी ने अपने चेले को बुलाकर कहा कि आज मैं तुम्हें बुद्धि का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला हूं। यह सुनकर चेला बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि आज से वह भी बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। फिर पंडित जी ने उसे एक छोटी सी थैली दी और कहा कि इसे लेकर बाजार जाओ और देखो कि लोग क्या बेचते हैं, कैसे बात करते हैं और कैसे सही और गलत में फर्क करते हैं। पर ध्यान रहे, तुम केवल देखोगे और सुनोगे, कुछ खरीदोगे नहीं। चेला यह बात सुनकर सिर हिलाता हुआ चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर यही सोचता रहा कि बिना खरीदे देखना भी कोई काम हुआ क्या। जब वह बाजार पहुंचा तो वहां फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, खिलौने वाला, कपड़े वाला और मिठाई वाला सब अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे। चेला एक दुकानदार के पास गया और बोला कि ये आम कितने के हैं। दुकानदार ने दाम बताए तो चेला बोला कि इतने में तो मैं पूरे गांव के लिए आम खरीद लूंगा। दुकानदार हंस पड़ा और चेला बिना कुछ खरीदे आगे बढ़ गया। फिर वह एक और दुकान पर गया और वहां उसने बहुत चमकदार खिलौने देखे। मन तो बहुत हुआ कि खरीद ले, लेकिन उसे पंडित जी की बात याद आ गई कि कुछ खरीदना नहीं है, इसलिए वह सिर्फ देखता और सुनता रहा। लेकिन समस्या यह थी कि वह हर बात को उल्टा समझ रहा था। जब कोई दुकानदार सस्ते में अच्छी चीज बेचने की बात करता तो वह सोचता कि यह जरूर धोखा है, और जब कोई महंगे में बेकार चीज बेचता तो वह सोचता कि महंगा है तो अच्छा ही होगा। पूरे दिन वह यही करता रहा और शाम को थककर पंडित जी के पास लौट आया। पंडित जी ने मुस्कुराकर पूछा कि बताओ, आज क्या सीखा। चेला बड़े गर्व से बोला कि मैंने सीखा कि जो सस्ता हो वह खराब होता है और जो महंगा हो वही अच्छा होता है। यह सुनकर पंडित जी हल्के से हंस पड़े और बोले कि नहीं बेटे, यह तो तुमने बिल्कुल उल्टा समझ लिया। असली सीख ये होती है कि चीज की कीमत नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता और सच्चाई देखी जाती है। चेला थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला कि लेकिन पंडित जी, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि लोग सच कैसे पहचानते हैं। तब पंडित जी ने उससे अगले दिन नदी के किनारे चलने को कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे पहुंचे जहां बहुत से लोग पानी भर रहे थे। कोई जल्दी में था, कोई गुस्से में था, कोई किसी से झगड़ रहा था और कोई शांत मन से अपने काम में लगा था। पंडित जी ने चेले से कहा कि अब बताओ, इनमें से कौन सबसे बुद्धिमान है। चेला इधर उधर देखने लगा और बोला कि शायद वह आदमी जो सबसे तेज काम कर रहा है। पंडित जी ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं, बुद्धिमान वह है जो शांति से सही काम करे और दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। यह बात सुनकर चेला फिर उलझन में पड़ गया। फिर पंडित जी उसे जंगल की ओर ले गए जहां एक बूढ़ा लकड़हारा धीरे धीरे लकड़ी काट रहा था, जबकि एक जवान व्यक्ति बहुत तेजी से पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था और थक कर बैठ जाता था। पंडित जी ने पूछा कि इनमें से कौन अच्छा काम कर रहा है। चेला बोला कि जो तेजी से काट रहा है। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, जो बूढ़ा है वह बीच बीच में कुल्हाड़ी को तेज करता है और इसलिए उसे कम मेहनत में सही परिणाम मिलता है। और यही जीवन का नियम है कि बिना सोचे किया गया काम केवल थकान देता है, लेकिन सोच समझकर किया गया काम सफलता देता है। चेला धीरे धीरे इन बातों को अपने मन में उतारने लगा, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वह अभी भी बहुत पीछे है। एक दिन गांव में बड़ा विवाद हो गया जब दो किसान अपनी जमीन को लेकर झगड़ने लगे और दोनों ही खुद को सही बताने लगे। लोग पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे न्याय करने की प्रार्थना की। पंडित जी ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और फिर बिना किसी गुस्से के शांति से सच को सामने रख दिया। दोनों किसान शर्मिंदा हो गए और आपस में सुलह कर ली। यह दृश्य देखकर चेला बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा और पहली बार उसके मन में यह बात आई कि असली ज्ञान जोर से बोलने में नहीं बल्कि धैर्य से सुनने में होता है। उस रात चेला पंडित जी के पास गया और बोला कि गुरुजी, आज मुझे थोड़ी सी समझ आई है। पहले मैं सोचता था कि ज्ञान मतलब बहुत सारी बातें याद करना, पर अब लगता है कि ज्ञान मतलब सही समय पर सही बात करना।
और गलत को पहचानकर भी गुस्सा न करना। यह सुनकर पंडित जी की आंखों में खुशी चमक उठी और उन्होंने चेले के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि मूर्ख वही नहीं होता जिसे कुछ ना आता हो। मूर्ख वह होता है जो सीखना ही न चाहे। और आज तुमने सीखने की इच्छा दिखा दी है, इसलिए अब तुम मूर्ख नहीं रहे। यह सुनकर चेला थोड़ा शर्माया और थोड़ा मुस्कुराया, और उसी दिन से उसने हर काम से पहले सोचना शुरू कर दिया, हर इंसान को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया और हर गलती से सीखने की आदत बना ली। धीरे धीरे वही मूर्ख चेला गांव में अपनी समझ और सादगी के लिए पहचाना जाने लगा, और लोग यह कहने लगे कि सच में ज्ञानी पंडित का सबसे बड़ा ज्ञान उनकी किताबों में नहीं बल्कि उनके उस चेले में दिखाई देता है, जिसे उन्होंने धैर्य, प्रेम और सही मार्ग दिखाकर एक बेहतर इंसान बना दिया। और इसके बाद भी कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि असली यात्रा तो उसी दिन से शुरू हुई जब लोगों ने पहली बार उस चेले को सम्मान की नजर से देखना शुरू किया, क्योंकि अब वह पहले जैसा हर बात पर हंसने मुस्कुराने वाला और बिना सोचे कुछ भी कर देने वाला लड़का नहीं रहा था, बल्कि उसके भीतर एक गहरी शांति और एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। लेकिन यह गंभीरता बोझ नहीं थी, बल्कि समझ से भरी हुई थी। एक सुबह पंडित जी ने उसे बहुत जल्दी जगा दिया और कहा कि आज तुम्हें मेरे साथ पूरे गांव का चक्कर लगाना है, और केवल यह देखना है कि लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं। चेला यह सुनकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वह फिर से गलत उत्तर न दे दे। फिर भी वह गुरुजी के साथ चल पड़ा। सबसे पहले वे इसमें एक किसान के घर गए, जहां फसल खराब हो जाने के कारण घर में उदासी छाई हुई थी। किसान बार बार यही कह रहा था कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। चेला मन ही मन सोचने लगा कि मेहनत करने के बाद भी जब परिणाम न मिले तो मन कितना टूट जाता है। फिर वे एक व्यापारी के पास पहुंचे, जो बहुत अमीर था, लेकिन हर समय डर में जी रहा था कि कहीं उसका नुकसान न हो जाए। वह हर किसी पर शक करता था और हर पल हिसाब किताब में उलझा रहता था। वहां से निकलते समय चेला बहुत देर तक चुप रहा। फिर वे एक ऐसे घर गए जहां एक बूढ़ी माँ अकेली रहती थी और उसका बेटा शहर में नौकरी करता था। पैसे तो भेज देता था, लेकिन महीनों तक मिलने नहीं आता था। बूढ़ी माँ ने पंडित जी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की नमी छुप नहीं पाई। यह दृश्य देखकर चेले का दिल भारी हो गया। इसके बाद वे गांव के स्कूल के पास रुके, जहां कुछ बच्चे आपस में झगड़ रहे थे और एक कमजोर बच्चा चुपचाप कोने में खड़ा रो रहा था। पंडित जी ने इशारे से चेले को आगे बढ़ने को कहा, और पहली बार उस चेले ने बिना गुरु के कहे ही उस रोते हुए बच्चे के पास जाकर उसका कंधा थपथपाया और बाकी बच्चों से शांत स्वर में बात की। थोड़ी देर में झगड़ा खत्म हो गया और वह बच्चा मुस्कुराने लगा। पंडित जी यह सब दूर खड़े होकर देख रहे थे, और उनके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि थी। गांव का चक्कर पूरा करने के बाद जब दोनों नदी के किनारे बैठे तो पंडित जी ने बहुत धीमे स्वर में पूछा कि अब बताओ, आज तुमने क्या देखा। चेला कुछ देर तक पानी की लहरों को देखता रहा, फिर बोला कि गुरुजी, मैंने देखा कि लोग तब दुखी होते हैं जब वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। किसान अपने नुकसान के बारे में सोच रहा था, व्यापारी अपने पैसे के बारे में, बेटा अपने काम के बारे में, और बच्चे अपनी जीत के बारे में। लेकिन जब मैंने उस छोटे बच्चे के बारे में सोचा तो मेरा मन हल्का हो गया। यह सुनकर पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले कि यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब मन केवल अपने लिए जीता है तो बोझ बन जाता है, और जब दूसरों के लिए जीता है तो शक्ति बन जाता है। यह बात चेले के भीतर बहुत गहराई तक उतर गई। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं और लोग परेशान हो उठे। पहले वही चेला होता तो शायद डरकर किसी को कुछ न कहता, लेकिन अब उसने खुद आगे बढ़कर पंडित जी से कहा कि क्यों न हम सब मिलकर पुराने तालाब की सफाई करें, ताकि बारिश का पानी जमा किया जा सके। लोगों को पहले तो यह बात मुश्किल लगी। कुछ ने कहा कि यह काम बहुत बड़ा है और कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन चेले ने पहली बार बिना हिचक के सबके सामने खड़े होकर कहा कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हार पहले से तय है। उसके शब्दों में कोई भारी भाषा नहीं थी, कोई बड़ा ज्ञान नहीं था, बस सच्चाई और भरोसा था। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए, और फिर देखते देखते पूरा गांव तालाब की सफाई में लग गया।
पंडित जी चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठकर यह दृश्य देखते रहे। किसी ने उनसे पूछा भी कि आप कुछ नहीं कर रहे, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आज मेरा तो काम पूरा हो चुका है। जब तालाब साफ हुआ और पहली बारिश में पानी भरने लगा, तो गांव में जैसे उत्सव छा गया। लोग उस चेले को धन्यवाद देने लगे, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा कि यह सब अकेले मेरा नहीं बल्कि हम सबका काम है। उस दिन उसे पहली बार यह समझ आया कि असली नेतृत्व आगे चलने में नहीं बल्कि साथ चलने में होता है। समय बीतता गया और पंडित जी की उम्र अब साफ दिखाई देने लगी। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। एक शाम उन्होंने चेले को अपने पास बैठाया और बहुत शांत स्वर में कहा कि बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तब तुम्हें ही लोगों को रास्ता दिखाना होगा। यह सुनकर चेला घबरा गया और बोला कि गुरुजी, मैं आपके बिना कैसे कर पाऊंगा? मैं तो अब भी बहुत कुछ नहीं जानता। पंडित जी मुस्कुराए और बोले कि जानना ही सबसे जरूरी नहीं होता, सही होना ज्यादा जरूरी होता है। उस रात चेला बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे पहली बार यह डर महसूस हुआ कि अगर गुरुजी न रहे तो वह क्या करेगा। लेकिन उसी डर के साथ उसके भीतर एक जिम्मेदारी भी जन्म ले रही थी। कुछ महीनों बाद पंडित जी बहुत बीमार पड़ गए। गांव के लोग रोज हालचाल पूछने आते। चेला दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। और एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें कमरे में पड़ीं, तो पंडित जी ने चेले का हाथ पकड़कर बस इतना कहा कि अब तुम तैयार हो। और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस पल चेला रोया जरूर, लेकिन टूट कर नहीं, क्योंकि उसे पता था कि गुरु का जाना अंत नहीं बल्कि परीक्षा की शुरुआत है। पूरे गांव ने मिलकर पंडित जी का अंतिम संस्कार किया और सबकी आंखें नम थीं। लेकिन उसी दिन लोगों की नजरें अनायास ही उस चेले की ओर उठने लगीं। अब वही चेला लोगों की बात सुनता, झगड़े सुलझाता, बच्चों को पढ़ाता और जरूरतमंदों की मदद करता। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह कभी खुद को ज्ञानी नहीं कहता था। जब कोई उसकी तारीफ करता, तो वह बस इतना कहता कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया था कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे वह पूरा गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे। छोटे झगड़े बड़े विवाद बनने से पहले ही सुलझने लगे और बच्चों में भी यह आदत पड़ गई कि वे हर बात को समझने की कोशिश करें। सालों बाद जब दूर दूर के गांवों से लोग यहां आने लगे और पूछने लगे कि तुम्हारे गांव में ऐसा क्या खास है, तो लोग मुस्कुराकर कहते कि यहां कभी एक बहुत ज्ञानी पंडित रहते थे और उनका एक बहुत मूर्ख चेला था। लेकिन सच ये था कि उस मूर्ख चेले ने ही सबको यह सिखा दिया कि इंसान को महान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना पड़ता है। और इस तरह वह कहानी जो कभी एक मूर्खता से शुरू हुई थी, समझ, करुणा और साहस से भरे एक नए युग में बदल गई। और नए युग की शुरुआत के बाद भी गांव की कहानी थमी नहीं, बल्कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उस पूर्व मूर्ख चेले के भीतर की समझ और भी गहरी होती चली गई। अब लोग उसे आदर से गुरु कहने लगे थे, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर यही कहता कि मुझे गुरु मत कहो, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो मेरे गुरु ने मुझे करना सिखाया था। और फिर एक दिन गांव में एक नई परेशानी ने जन्म लिया जब पास के इलाके से कुछ लोग आकर यहां बसने लगे। वे अपने साथ अलग भाषा, अलग आदतें और अलग सोच लेकर आए थे। शुरू शुरू में गांव के पुराने लोग उनसे दूरी बनाने लगे। किसी को डर था कि उनके काम छिन जाएंगे, किसी को डर था कि उनके रीति रिवाज बिगड़ जाएंगे, और कुछ लोग तो बिना जाने ही उन्हें गलत मानने लगे। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी और बहस झगड़े में बदलने लगी। उस समय वही चेला, जो अब पूरे गांव का भरोसा बन चुका था, सबको एक जगह इकट्ठा करके बैठा और बहुत शांत स्वर में बोला कि जब मेरे गुरु मुझे बाजार ले गए थे, तो उन्होंने सिखाया था कि केवल कीमत देखकर चीज का मूल्य तय नहीं होता। आज मैं तुमसे वही बात दोहराना चाहता हूं कि केवल नाम, भाषा और कपड़ों से इंसान का मूल्य तय नहीं होता। उसकी नीयत और उसका व्यवहार उसका असली परिचय होता है। उसकी बातों में कोई डांट नहीं थी, कोई आरोप नहीं था। बस एक सीधा सा सवाल था कि क्या हम सच में वही लोग बनना चाहते हैं जो बिना समझे डर से फैसले लेते हैं। यह सुनकर कई लोग चुप हो गए और कुछ की आंखें झुक गईं। उसी दिन उसने नए आए लोगों को भी बुलाया और पुराने गांव वालों को भी, और सबको मिलाकर तालाब के किनारे बैठाया।
वहीं एक सामूहिक भोजन का आयोजन हुआ, जहां हर परिवार ने अपने घर से थोड़ा थोड़ा खाना लाया। किसी ने दाल लाई, किसी ने रोटी, किसी ने सब्जी और किसी ने मिठाई। और जब सबने एक साथ बैठकर खाना खाया, तो पहली बार हंसी की आवाजों ने उस तनाव को तोड़ दिया जो कई दिनों से हवा में तैर रहा था। उसी शाम बच्चों ने मिलकर खेल शुरू कर दिए और देखते ही देखते बड़े भी उनकी हंसी में शामिल हो गए। उस दिन चेला मन ही मन अपने गुरु को याद कर रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं वे यह सब देख रहे हों। कुछ समय बाद गांव में एक और चुनौती आई, जब बहुत तेज बारिश के कारण नदी उफान पर आ गई और कई घरों में पानी घुसने लगा। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन इस बार कोई चिल्लाहट नहीं थी, कोई अव्यवस्था नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग अब पहले से तैयार थे। तालाब की सफाई, रास्तों की मरम्मत और आपसी सहयोग ने उन्हें मजबूत बना दिया था। वही चेला सबसे आगे खड़ा होकर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में मदद कर रहा था। किसी के कंधे पर बच्चे थे, किसी के हाथ में बूढ़ों का सहारा और किसी के सिर पर अनाज की बोरियां। और उस अफरा तफरी में भी एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि सबको भरोसा था कि वे अकेले नहीं हैं। जब बारिश थमी और हालात सामान्य हुए, तो किसी का घर टूट गया था, किसी का सामान बह गया था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था। अगले ही दिन सब लोग मिलकर टूटे घरों को फिर से बनाने में लग गए। कोई लकड़ी ला रहा था, कोई मिट्टी, कोई खाना बना रहा था और कोई बच्चों को संभाल रहा था। उस दृश्य को देखकर चेला बहुत देर तक खड़ा रहा और उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसके गुरु ने उसे केवल समझदार इंसान नहीं, बल्कि एक मजबूत समाज बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। समय बीतता गया और अब गांव में एक छोटा सा विद्यालय भी बन गया, जहां बच्चे केवल किताबें नहीं पढ़ते थे, बल्कि जीवन के छोटे छोटे पाठ भी सीखते थे। जैसे किसी की बात ध्यान से सुनना, अपनी गलती मानना, कमजोर की मदद करना और प्रकृति का सम्मान करना। वही चेला रोज सुबह बच्चों के साथ बैठता और उन्हें अपनी मूर्खताओं की कहानियां सुनाता। कैसे वह कभी सस्ता और महंगा देखकर भ्रमित हो जाता था, कैसे वह तेज काम करने वाले को ही बुद्धिमान समझता था, और कैसे उसे अपने गुरु से सीखकर यह समझ आया कि असली बुद्धि दिखावे में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है। बच्चे उसकी बातें सुनकर हंसते भी थे और सोचते भी थे, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने उसके पास आकर कहा कि हम बाहर की दुनिया में जाकर पढ़ना और काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि कहीं हम अपने गांव और अपनी सीख को भूल न जाएं। उसने बहुत स्नेह से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा कि जगह बदलने से इंसान नहीं बदलता। इंसान बदलता है तब जब वह अपनी जड़ों को भूल जाता है। अगर तुम्हारे भीतर सच्चाई, मेहनत और करुणा है, तो तुम जहां भी जाओगे वही रोशनी फैलाओगे जो यहां सीखी है। यह सुनकर युवाओं की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। धीरे धीरे कुछ बच्चे सच में बाहर गए। किसी ने पढ़ाई की, किसी ने नौकरी पाई और कुछ ने नए अनुभवों के साथ लौटकर गांव में ही नए काम शुरू किए। किसी ने सिलाई केंद्र खोला, किसी ने छोटा पुस्तकालय, किसी ने खेती के नए तरीके सिखाए और किसी ने बच्चों के लिए खेल का मैदान बनवाया। और हर बार जब कोई नया काम शुरू होता, तो वही चेला सबसे पीछे खड़ा होकर मुस्कुराता, क्योंकि अब उसे मंच पर खड़े होने की जरूरत नहीं थी। उसका काम लोगों के भीतर बीज बोना था। फल खुद उग आते थे। वर्षों बाद जब उसके बाल भी सफेद होने लगे और चाल भी थोड़ी धीमी हो गई, तब एक शाम वह उसी पुराने तालाब के किनारे बैठा था, जहां कभी उसने पहली बार लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया था। उसके पास कुछ बच्चे बैठे थे और एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा कि दादा, क्या आप बचपन में भी इतने समझदार थे? यह सुनकर वह जोर से हंस पड़ा और बोला कि नहीं बेटा, मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख था। और सच कहूं तो अगर मैं मूर्ख न होता तो शायद आज इतना समझदार भी न बन पाता, क्योंकि गलती ही इंसान को सिखाती है कि सही रास्ता कौन सा है। और फिर उसने आसमान की ओर देखते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा कि मेरे गुरु ने मुझे यह नहीं सिखाया कि कैसे महान बनते हैं, उन्होंने मुझे यह सिखाया कि कैसे अच्छा इंसान बना जाता है। और वही अच्छाई अगर एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंच जाए, तो पूरा गांव, पूरा समाज और शायद पूरी दुनिया बदल सकती है। और उसी क्षण तालाब के पानी पर पड़ती चांदनी जैसे यह गवाही दे रही थी कि एक समय का मूर्ख चेला अब न केवल अपने गुरु की सीख को जिंदा रखे हुए था,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा रास्ता छोड़ रहा था जिस पर चलकर इंसान अपने भीतर का अंधेरा छोड़कर समझ, करुणा और सच्चाई की रोशनी तक पहुंच सकता था। और कहानी आगे भी उसी शांति और गहराई के साथ बहती रही जैसे तालाब का स्थिर पानी, क्योंकि अब वह चेला, जिसे सब दादा कहने लगे थे, अपने जीवन के उस पड़ाव पर आ पहुंचा था जहां बोलने से ज्यादा सुनना और सिखाने से ज्यादा समझना उसका स्वभाव बन चुका था। लेकिन जीवन अभी भी उसे नए नए इम्तिहान दिखाना चाहता था। एक वर्ष गांव के आसपास के क्षेत्रों में बड़े कारखानों के बनने की चर्चा फैलने लगी। कुछ लोग बहुत उत्साहित थे कि इससे रोजगार आएगा, सड़कें बनेंगी और गांव का नाम दूर तक फैलेगा। लेकिन कुछ लोग डरे हुए थे कि खेत छिन जाएंगे, पानी गंदा हो जाएगा और बच्चों का भविष्य केवल मशीनों के बीच सिमट कर रह जाएगा। धीरे धीरे यह चर्चा फिर से दो हिस्सों में बांटने लगी और वही पुराना डर, वही पुरानी आशंकाएं हवा में तैरने लगीं। उस समय दादा ने किसी को भी रोकने या डांटने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस एक शाम सबको उसी खुले मैदान में बुलाया जहां कभी तालाब के लिए सभा हुई थी, और बहुत धीमे स्वर में बोले कि जब मेरे गुरु जीवित थे तब उन्होंने मुझे सिखाया था कि हर समस्या का हल बाहर नहीं, भीतर से निकलता है। और आज मैं तुम सबसे केवल यह पूछना चाहता हूं कि तुम अपने बच्चों को किस तरह का गांव देना चाहते हो? शोर से भरा या समझ से भरा, जल्दी से बदलने वाला या धीरे धीरे संवरने वाला? यह सुनते ही लोग चुप हो गए, क्योंकि पहली बार सवाल लाभ और हानि का नहीं, बल्कि भविष्य और जिम्मेदारी का था। फिर दादा ने युवाओं को आगे बुलाया और उनसे कहा कि तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? क्योंकि यही गांव वो कल तुम्हारे हाथों में होगा। पहले तो कुछ युवा झिझके, लेकिन फिर एक लड़की ने हिम्मत करके कहा कि हमें काम भी चाहिए और हमारा पानी और खेत भी सुरक्षित रहने चाहिए। हम ऐसा विकास चाहते हैं जो हमें कमजोर न बनाए बल्कि मजबूत बनाए। उसकी बात पूरी सभा के भीतर जैसे गूंज बनकर फैल गई। फिर एक लड़के ने कहा कि अगर बाहर से लोग आएं तो हमें उनसे डरने के बजाय उनसे सीखना चाहिए, लेकिन अपनी जमीन और अपनी शर्तों पर। धीरे धीरे हर उम्र के लोग बोलने लगे और पहली बार कोई किसी की बात काट नहीं रहा था। कोई किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। सब बस अपने अपने मन की चिंता सामने रख रहे थे। दादा सबकी बातें सुनते रहे। अंत में उन्होंने बस इतना कहा कि अगर हम एक साथ बैठकर सोच सकते हैं तो एक साथ रास्ता भी बना सकते हैं। और उसी दिन यह तय हुआ कि गांव की एक समिति बनेगी जिसमें बूढ़े, युवा और महिलाएं सभी शामिल होंगे, जो बाहर आने वाले प्रस्तावों को समझेंगे, सवाल पूछेंगे और तभी कोई निर्णय लेंगे। और इस तरह बिना लड़ाई, बिना डर और बिना टूटे गांव ने एक ऐसा रास्ता चुना जो न पूरी तरह पीछे देखने वाला था और न आंख बंद करके आगे दौड़ने वाला, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ने वाला था। दादा उस दिन बहुत देर तक चुपचाप मैदान के एक कोने में खड़े रहे और उन्हें अपने गुरु की वही पुरानी मुस्कान याद आ रही थी, जैसे वे कह रहे हों कि अब तुम सच में समझ गए हो। समय बीतने लगा और अब दादा का शरीर पहले से भी ज्यादा थकने लगा था, लेकिन मन अब भी बच्चों की तरह जिज्ञासु था। हर सुबह वे स्कूल के आंगन में बैठकर बच्चों से नए सवाल पूछते, जैसे अगर तुम्हारे पास बहुत ताकत हो तो तुम उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? अगर तुम्हें कोई गलत काम करते दिखे तो तुम क्या करोगे? और अगर तुम्हें खुद से गलती हो जाए तो तुम क्या करोगे? बच्चे पहले जवाब ढूंढते, फिर सोचते और फिर हंसते। और यही हंसी दादा के लिए सबसे बड़ी दवा बन गई थी। एक दिन बहुत छोटे से बच्चे ने उनसे पूछा कि दादा, क्या डरना गलत होता है? दादा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले कि डर गलत नहीं होता बेटा, लेकिन डर के कहने पर चलना गलत होता है, क्योंकि डर हमें रोकता है और समझ हमें आगे बढ़ाती है। उस बच्चे ने सिर हिलाया और शायद उसने पूरी बात न समझी हो, लेकिन उसके मन में एक बीज जरूर पड़ गया था। उसी वर्ष गांव में एक बड़ा उत्सव रखा गया जिसमें दूर दूर से लोग आए। उसी उत्सव में दादा को मंच पर बुलाया गया और उनसे कुछ बोलने को कहा गया। सबको लगा कि अब वे अपने लंबे अनुभव की कोई बड़ी बात कहेंगे, लेकिन दादा ने केवल इतना कहा कि अगर आज यह गांव अच्छा दिखता है तो इसका कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण तुम सब हो। क्योंकि मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, सुनना, समझना और भरोसा करना।
और फिर उन्होंने मंच से नीचे उतरते हुए बच्चों की कतार में बैठना पसंद किया। लोगों की आंखें भर आईं। उस रात जब दादा अपने घर लौटे तो बहुत थक चुके थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और वही पुराना तालाब चुपचाप उनके सामने फैला हुआ था। उन्होंने धीरे से पानी को छुआ और मन ही मन कहा कि गुरुजी, मैंने कोशिश की है। पता नहीं कितनी सही रही, लेकिन दिल से की है। कुछ दिनों बाद दादा बीमार पड़ गए और अब बिस्तर से उठना उनके लिए मुश्किल होने लगा। गांव के लोग बारी बारी से उनसे मिलने आते। कोई फल लाता, कोई फूल और कोई बस उनका हाथ पकड़कर बैठ जाता। लेकिन दादा हर किसी से वही एक बात कहते कि जब मैं न रहूं तो किसी को मेरी जगह मत देना। मेरी जगह तुम्हारी आपसी समझ को देना। क्योंकि अगर तुम एक दूसरे को सुनते रहोगे तो किसी एक इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात लोगों को भीतर तक छू जाती। एक सुबह बहुत शांति से दादा ने आंखें बंद की और जैसे किसी लंबी यात्रा के बाद सुकून से विश्राम कर लिया। पूरे गांव में उस दिन कोई रोना धोना नहीं था। बस एक गहरी चुप्पी थी। वही चुप्पी जिसमें कृतज्ञता भी थी और संकल्प भी। उसी शाम बच्चे तालाब के किनारे इकट्ठा हुए और बिना किसी के कहे उन्होंने वही खेल शुरू किया जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर घेरा बनाते थे। और दूर खड़े बड़े लोग यह देखकर समझ गए कि दादा सच में कहीं गए नहीं हैं। वे अब हर उस बच्चे की सोच में हैं जो सवाल पूछता है, हर उस युवा की हिम्मत में हैं जो सही बात कहता है, और हर उस बुजुर्ग की मुस्कान में हैं जो झगड़े के बजाय समझ को चुनता है। और इस तरह ज्ञानी पंडित से शुरू हुई यह कहानी मूर्ख चेले से गुजरकर पूरे गांव की आत्मा बन चुकी थी, जहां अब किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसे की रोशनी जलती रहती थी। और उसके बाद भी समय जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि दादा के जाने के बाद गांव के भीतर जो बीज उन्होंने बोए थे, वे अब धीरे धीरे एक घने, मजबूत और भरोसे से भरे पेड़ का रूप लेने लगे थे। शुरू शुरू में लोगों को खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि आदत हो गई थी। किसी कठिन समय में उनके पास जाकर बैठने की, उनकी धीमी आवाजें सुनने की और उनके शांत चेहरे को देखकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेने की। लेकिन फिर बहुत जल्दी लोगों को यह भी एहसास होने लगा कि दादा की सबसे बड़ी सीख यही थी कि किसी एक इंसान पर निर्भर मत रहो, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनो। और इसी सोच के साथ गांव में छोटे छोटे बदलाव अपने आप होने लगे। अब किसी झगड़े के लिए लोग पहले पंचायत या किसी बड़े के पास नहीं दौड़ते थे, बल्कि पहले दोनों पक्ष मिलकर बैठते थे और कोशिश करते थे कि बात वहीं सुलझ जाए। अगर कहीं बात उलझ जाती तो पास के कुछ समझदार लोग बिना किसी पद या अधिकार के बस इसलिए बुला लिए जाते थे क्योंकि वे शांत रहकर दोनों की बात सुन सकते थे। स्कूल में अब बच्चों को केवल किताबों की परीक्षा नहीं होती थी, बल्कि साल में एक बार ऐसा दिन भी रखा जाता था जब बच्चे मिलकर गांव की किसी समस्या का हल सोचते थे। कभी रास्ते की मरम्मत, कभी कचरे की सफाई, कभी किसी अकेले बुजुर्ग के घर की मदद, और कभी छोटे बच्चों के लिए खेल का आयोजन। और यह सब करते हुए उन्हें दादा की वही पुरानी बातें याद आती थीं कि काम बड़ा हो या छोटा, उसका मूल्य इस बात से तय होता है कि वह किसी के जीवन को कितना आसान बनाता है। धीरे धीरे बाहर के गांवों में भी यह चर्चा फैलने लगी कि यहाँ के लोग बिना ज्यादा शोर किए, बिना बड़े भाषण दिए और बिना लड़ाई झगड़े के अपने फैसले खुद लेते हैं। कुछ लोग देखने आए, कुछ सीखने आए, और कुछ बस ये समझने आए कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जो बाकी जगहों पर नहीं दिखता। और हर बार जब कोई यही सवाल करता तो गांव के लोग मुस्कुराकर कहते कि यहाँ कभी एक ज्ञानी पंडित थे और उनका एक मूर्ख चेला था। और यही कहानी सुनाते सुनाते वे यह भी समझा देते कि मूर्खता कोई गाली नहीं है, बल्कि शुरुआत होती है सीखने की। वर्षों बीतते गए, बच्चे बड़े हुए, बड़े बुजुर्ग बन गए और नए बच्चे फिर उसी आंगन में खेलते हुए बड़े होने लगे। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वह थी सवाल पूछने की आदत। यहां कोई बात सिर्फ इसलिए सही नहीं मानी जाती थी क्योंकि किसी बड़े ने कह दी, बल्कि इसलिए सही मानी जाती थी क्योंकि सबने मिलकर उसे समझा होता था। एक बार दूर शहर से कुछ लोग आए और उन्होंने गांव में बड़ा भवन बनाने और नए नियम लागू करने का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में फिर वही हलचल हुई, लेकिन इस बार किसी ने घबराहट में हां नहीं कहा और किसी ने डर में ना नहीं कहा। सबने मिलकर बैठक रखी, कागजों को देखा, सवाल पूछे,
फायदे और नुकसान दोनों समझे और अंत में अपनी शर्तों के साथ निर्णय लिया। जब वे लोग लौटकर गए तो गांव के युवाओं ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अगर दादा होते तो वे बहुत खुश होते। और शायद सच में कहीं न कहीं वे खुश भी रहे होंगे। एक शाम तालाब के किनारे बैठकर कुछ किशोर आपस में बात कर रहे थे कि हमें भी कभी ऐसा बनना है कि लोग हमें याद रखें। तभी उनमें से एक ने बहुत सादगी से कहा कि याद रहना जरूरी नहीं है, बस इतना काफी है कि हमारे रहते कोई और कमजोर न पड़े। उसकी यह बात सुनकर बाकी सब चुप हो गए, क्योंकि यह वही भाषा थी जो कभी दादा की हुआ करती थी। और यही सबसे सुंदर बात थी कि अब कोई यह नहीं कहता था कि यह दादा की सीख है, बल्कि सबके भीतर वह सीख इतनी गहराई से उतर चुकी थी कि वह उनकी अपनी सोच बन गई थी। समय के साथ गांव में नई तकनीक भी आई। मोबाइल आए, इंटरनेट आया, बच्चे बाहर की दुनिया से जुड़ने लगे। लेकिन इसके साथ साथ यह बात भी उन्हें सिखाई जाती रही कि जानकारी और समझ में फर्क होता है, और जो केवल जानकारी से भरा होता है वह जल्द घमंडी बन सकता है, लेकिन जो समझ से भरा होता है वह हमेशा विनम्र रहता है। एक बार किसी बच्चे ने स्कूल में भाषण देते हुए कहा कि हमारे गांव की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यहाँ कोई हीरो नहीं है, यहाँ हर कोई थोड़ा थोड़ा हीरो है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी की मदद करता है। शिक्षक की आंखें भर आईं और उन्होंने मन ही मन दादा को याद किया। साल दर साल बीतते गए और वह पुराना तालाब अब और भी सुंदर हो गया था। उसके चारों ओर पेड़ लग चुके थे, बेंच लगी थीं और शाम के समय वहां बैठकर लोग अपने दिन की थकान उतारते थे। कुछ बुजुर्ग वहीं बैठकर बच्चों को वही पुरानी कहानी सुनाते थे कि कैसे एक समय एक मूर्ख चेला था जो हर बात उल्टी समझता था, और कैसे उसके गुरु ने उसे डांटकर नहीं बल्कि साथ चलकर सिखाया था। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते, और जब कहानी खत्म होती तो कोई न कोई जरूर पूछता कि क्या वह सच में इतना मूर्ख था। और हर बार जवाब यही मिलता कि वह मूर्ख नहीं था, वह बस सीख रहा था। और यही बात सुनकर बच्चे मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर गलती करना सीखने का हिस्सा है तो डरने की जरूरत नहीं है। और इस तरह उस गांव में डर धीरे धीरे छोटा होता गया और भरोसा बढ़ा। तुलना छोटी होती गई और सहयोग बढ़ा। अहंकार कमजोर पड़ता गया और संवेदना मजबूत। और अगर कोई बाहर से आकर पूरे गांव को एक शब्द में समझना चाहता तो शायद यही कहा जा सकता था कि यह वह जगह थी जहां ज्ञानी पंडित की किताबें नहीं बचीं, मूर्ख चेले की तस्वीरें नहीं लगीं, कोई स्मारक नहीं बना, लेकिन उनके द्वारा सिखाई गई इंसानियत हर चेहरे पर, हर बातचीत में और हर छोटे से फैसले में चुपचाप जिंदा रहती रही। जैसे बहती हवा में घुली हुई कोई ऐसी खुशबू जिसे देखा नहीं जा सकता, पर महसूस जरूर किया जा सकता है। और समय की यह लंबी धारा यहीं रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि दादा के जाने के वर्षों बाद जब उस गांव में एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हो चुकी थी, तब दुनिया के बदलावों की आंधी भी वहां तक पहुंचने लगी थी। अब बच्चे सिर्फ खेत, तालाब और स्कूल तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे दूर शहरों, दूसरे राज्यों और यहां तक कि दूसरे देशों की बातें भी जानते थे। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता था, कोई कलाकार, कोई डॉक्टर और कोई शिक्षक। और इन सपनों के साथ साथ नए डर, नई उलझनें और नई प्रतिस्पर्धाएं भी जन्म लेने लगी थीं। कुछ बच्चे अपने अंकों की तुलना करने लगे, कुछ अपने कपड़ों की, कुछ अपने मोबाइल की और कुछ अपने परिवार की स्थिति की। और धीरे धीरे वही अदृश्य दीवारें बनने लगीं जिन्हें कभी दादा ने बहुत सादगी से गिरा दिया था। लेकिन शायद यही जीवन का नियम था कि हर पीढ़ी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। एक बार स्कूल में दो बहुत अच्छे दोस्त आपस में इस बात पर झगड़ पड़े कि एक को शहर के बड़े विद्यालय से बुलावा आया था और दूसरे को नहीं। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। पूरी कक्षा में खामोशी फैल गई। शिक्षक ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बात दिल से नहीं उतर पाई। तब उसी शाम गांव के कुछ बुजुर्ग बच्चों को लेकर तालाब के किनारे बैठे। वही तालाब जो अब सिर्फ पानी का नहीं बल्कि यादों का घर बन चुका था। और बिना किसी उपदेश के उन्होंने बस कहानी शुरू की कि एक समय यहां एक मूर्ख चेला हुआ करता था, जिसे लगता था कि महंगा ही अच्छा होता है और तेज ही बुद्धिमान होता है। और कैसे उसने धीरे धीरे यह सीखा कि हर इंसान की कीमत उसके रास्ते से नहीं बल्कि उसके मन से तय होती है। कहानी पूरी होते होते दोनों दोस्त चुप हो चुके थे। किसी ने उनसे सीधे माफी मांगने को नहीं कहा, किसी ने उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया। लेकिन जब वे उठे
तो उनमें से एक ने बहुत धीरे से दूसरे के कंधे पर हाथ रख दिया, और वही छोटा सा स्पर्श वर्षों की दोस्ती को वापस ले आया। इसी तरह एक और समय आया जब गांव के कुछ युवाओं को बाहर की दुनिया से बहुत चमकदार अवसर मिले, और वे लौटकर अपने ही गांव को पिछड़ा कहने लगे। उन्हें यहाँ की धीमी रफ्तार, साधारण जीवन और सीमित सुविधाएं खलने लगी। कुछ लोग आहत हुए, कुछ नाराज, और कुछ चुपचाप टूट गए। लेकिन फिर वही सामूहिक बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने कहा कि आगे बढ़ना गलत नहीं है, किसी ने कहा कि अपनी जड़ों से शर्म करना भी सही नहीं है। और तब एक बुजुर्ग महिला, जो कभी दादा की छात्रा रही थी, बहुत शांत स्वर में बोली कि हमने कभी यह वादा नहीं किया था कि हम दुनिया से आगे निकलेंगे। हमने सिर्फ यह वादा किया था कि हम एक दूसरे से पीछे नहीं हटेंगे। उसकी बात में कोई भारी शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी गूंज बहुत दूर तक गई। और उसी दिन तय हुआ कि जो युवा बाहर जाएंगे वे लौटकर अपने अनुभव यहां बांटेंगे, नई तकनीक सिखाएंगे और गांव के कामों में सहयोग करेंगे, ताकि प्रगति किसी एक की नहीं बल्कि सबकी बने। धीरे धीरे यह गांव एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग लौट कर आना चाहते थे, केवल इसीलिए नहीं कि यहां उनके घर थे, बल्कि इसीलिए कि यहां उन्हें सुना जाता था, समझा जाता था और बिना तुलना के स्वीकार किया जाता था। वर्षों बाद जब उसी गांव की एक लड़की ने बड़े मंच पर भाषण देते हुए कहा कि मैं जिस जगह से आती हूं वहां हमें सिखाया गया है कि जीत से पहले इंसान बने रहना जरूरी है, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा, और गांव में बैठे बुजुर्गों की आंखों में अनायास ही नमी आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि दादा की आवाज अब बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। समय और आगे बढ़ा, मौसम बदले, कुछ पुराने पेड़ गिर गए और नए पौधे लगाए गए, कुछ चेहरे तस्वीरों में बदल गए और कुछ यादों में। लेकिन हर साल एक दिन ऐसा आता था जब बच्चे, युवा और बुजुर्ग सब मिलकर तालाब के किनारे इकट्ठा होते थे। कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं होता था, बस खुली बातचीत, गीत, खेल और छोटी छोटी कहानियां। कोई अपने जीवन की असफलता साझा करता था, कोई अपनी सफलता और कोई अपने डर। और हर बार कोई न कोई जरूर कह देता था कि डर गलत नहीं है, बस डर के साथ चला मत भूलो। और यह वाक्य सुनते ही बहुतों को याद आता था कि यह तो वही बात है जो कभी दादा ने कही थी। हालांकि ये अब कोई उनका नाम लेकर नहीं कहता था, क्योंकि अब वह बात किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे गांव की आदत बन चुकी थी। एक बार एक छोटा सा बच्चा, जो अभी ठीक से पढ़ना भी नहीं सीख पाया था, खेलते खेलते गिर गया और रोने लगा। पास खड़ी एक बड़ी लड़की ने उसे उठाया और बहुत प्यार से कहा कि गिरना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात तब होती है जब हम गिरने के बाद किसी को उठने ना दें। यह सुनकर उसकी मां दूर से मुस्कुराई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह वही विरासत है जो किताबों में नहीं मिलती, बल्कि व्यवहार से अगली पीढ़ी में उतरती है। और इसी तरह बिना शोर, बिना नाम और बिना स्मारकों के उस गांव की कहानी आगे बढ़ती रही, जहां कभी एक ज्ञानी पंडित ने एक मूर्ख चेले को सिर्फ सही उत्तर देना नहीं सिखाया था, बल्कि सही इंसान बनना सिखाया था। और वही शिक्षा अब पीढ़ी दर पीढ़ी बहती हुई एक ऐसी नदी बन चुकी थी जो हर नए मन को छूकर उसे थोड़ा और संवेदनशील, थोड़ा और साहसी और थोड़ा और सच्चा बना देती थी। और शायद यही किसी भी गुरु और किसी भी शिष्य की सबसे बड़ी सफलता होती है कि उनकी कहानी एक से एक दिन लोगों के नामों से मुक्त होकर खुद जीवन की भाषा बन जाए। और इसी तरह वह कहानी आगे बढ़ती ही चली गई, जैसे किसी शांत नदी की धारा, जो दिखती तो साधारण है लेकिन भीतर बहुत गहराई लिए हुए है। दादा के जाने के कई वर्षों बाद गांव के उसी स्कूल में एक नई प्रधान अध्यापिका आईं, जो बाहर की पढ़ी लिखी दुनिया से बहुत सारे नए तरीके और योजनाएं लेकर आई थीं। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह गांव बहुत धीमा है, लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और हर बात पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि यहाँ लोग देर से सही पर दिल से सोचकर फैसला लेते हैं, और जब वे किसी बात पर सहमत होते हैं तो उसे निभाने में कभी पीछे नहीं हटते। एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम्हें अपने गांव में सबसे अच्छा क्या लगता है, तो किसी ने कहा कि यहां कोई हमें कमजोर नहीं समझता। किसी ने कहा कि यहां गलती करने पर डांट नहीं बल्कि समझाया जाता है। किसी ने कहा कि यहां बड़े हमें डराते नहीं बल्कि सुनते हैं। और इन छोटे छोटे वाक्यों ने उस अध्यापिका को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि शिक्षा केवल किताबों और परीक्षाओं का नाम नहीं है,
बल्कि ऐसा माहौल बनाना भी शिक्षा है जहां मनन को समाजता मन खुलकर बढ़ सके। उसी वर्ष गांव में एक नई समस्या भी उभरी। कुछ परिवारों में धीरे धीरे बातचीत कम होने लगी। सब अपने अपने मोबाइल में डूबे रहने लगे। बच्चे खेल के मैदान में कम और कमरों में ज्यादा समय बिताने लगे। और बिना किसी को दिखे एक नई तरह की दूरी समाज की जन्म लेने लगी। यह दूरी झगड़े की नहीं थी, बल्कि चुप्पी की थी। और यही चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। तब गांव के युवाओं ने मिलकर यह तय किया कि हर महीने एक दिन ऐसा होगा जब शाम को तालाब के किनारे मोबाइल बंद रखकर सब लोग केवल एक दूसरे के साथ बैठेंगे। कोई गाना गाएगा, कोई कहानी सुनाएगा, कोई अपने काम का अनुभव बताएगा और कोई बस चुपचाप सुनेगा। शुरू में कुछ लोगों को यह अजीब लगा। कुछ ने कहा कि यह सब पुराने जमाने की बातें हुसैन पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही शामें लोगों के लिए सुकून बन गईं। बच्चे अपने दादा दादी की कहानियां सुनने लगे, माता पिता अपने बचपन के किस्से सुनाने लगे और युवा अपने डर और सपनों को पहली बार खुलकर शब्द देने लगे। और किसी को यह याद भी नहीं रहता था कि यह परंपरा किसने शुरू की। बस सब जानते थे कि यह जरूरी है। एक बार उन बैठकों में एक लड़के ने बहुत धीरे से कहा कि मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा। यह सुनते ही माहौल भारी हो गया, लेकिन किसी ने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद एक लड़की बोली कि मुझे भी यही डर लगता है। फिर एक और बोला, और फिर कई आवाजें उठीं। और पहली बार सबको यह एहसास हुआ कि डर केवल अकेले का नहीं होता। डर साझा होते ही हल्का होने लगता है। उस शाम जब सब अपने अपने घर लौटे, तो बहुतों का मन पहले से थोड़ा हल्का था, थोड़ा मजबूत था, थोड़ा सच्चा था। समय के साथ गांव के बाहर की दुनिया और तेज होती चली गई। प्रतियोगिताएं बढ़ती गईं, तुलना का बोझ बढ़ता गया। लेकिन गांव के भीतर यह बात धीरे धीरे पक्की होती गई कि यहां किसी को उसकी रफ्तार से नहीं, उसकी ईमानदारी से आंका जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन किसी की मदद में आगे रहता है, तो उसे भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना किसी अव्वल आने वाले को। अगर कोई युवा बड़े पद पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन अपने माता पिता और समाज की जिम्मेदारी निभाता रहा, तो उसे भी सफल माना जाएगा। और यही सोच गांव के युवाओं को भीतर से सुरक्षित बनाती चली गई। वे बाहर की दुनिया में जाते, असफल होते, गिरते, उठते, सीखते और फिर लौटकर बिना शर्म के अपनी कहानियां साझा करते, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां उनकी कीमत किसी एक नतीजे से तय नहीं होगी। एक बार बहुत सालों बाद उसी गांव में एक शोध करने आई। एक महिला ने बुजुर्गों से पूछा कि इस गांव में कोई बड़ा नेता, कोई महान व्यक्ति या कोई प्रसिद्ध संस्था क्यों नहीं दिखती। तो एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि यहाँ लोग महान बनने से पहले इंसान बने रहना ज्यादा जरूरी समझते हैं। इसलिए शायद यहाँ कोई बड़ा नाम नहीं बनता, लेकिन बहुत सारे अच्छे जीवन बन जाते हैं। उस महिला ने अपनी डायरी में यह वाक्य लिख लिया, पर वह यह नहीं जानती थी कि यह वाक्य किसी किताब से नहीं, बल्कि एक मूर्ख चेले की जिंदगी से निकला हुआ सच था। वही मूर्ख चेला जो कभी सस्ता और महंगा देखकर उलझ जाता था, वही जो तेज चलने वाले को ही बुद्धिमान समझता था, वही जो धीरे धीरे सीखकर समझ गया था कि असली समझ दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में होती है। और अब उसकी कहानी किसी एक चेहरे की कहानी नहीं रही थी, बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन चुकी थी जो डर के बावजूद सही बात कहने की हिम्मत करता है, जो गलती मान लेने में अपनी हार नहीं देखता, जो कमजोर का हाथ पकड़कर अपने मजबूत होने का अर्थ समझता है। और जब कभी उस गांव में कोई नया बच्चा जन्म लेता, कोई नया सपना आकार लेता या कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ता, तो बिना किसी के जाने, बिना किसी के नाम लिए, उस ज्ञानी पंडित की करुणा और उस मूर्ख चेले की सादगी चुपचाप वहां मौजूद रहती, जैसे हवा में घुली कोई अदृश्य सीख जो हर दिल को यह याद दिलाती रहती कि दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, इंसान बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। और इसी जीत की भावना के साथ वह गांव आगे बढ़ता रहा, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे हर बार सही दिशा में हल्के से थाम लिया हो। समय बीतने के साथ अब कई परिवारों की तीसरी और चौथी पीढ़ी भी वहीं पली बढ़ी। बच्चों की हंसी में वही सादगी थी और बड़ों की बातचीत में वही ठहराव। लेकिन जीवन हर पीढ़ी के सामने नई उलझनें लेकर आता है। और एक वर्ष ऐसा आया जब गांव के बहुत से युवाओं को एक साथ असफलता का सामना करना पड़ा। किसी की प्रतियोगी परीक्षा निकलते निकलते रह गई,
किसी का छोटा व्यापार बंद हो गया, किसी की नौकरी छूट गई और किसी का रिश्ता टूट गया। और पहली बार एक साथ इतने सारे टूटे मन उस शांत गांव में जमा हो गए। शाम को तालाब के किनारे वही पुरानी बैठक लगी, लेकिन उस दिन गीत नहीं थे, हंसी नहीं थी, बस चुप्पी थी, लंबी और भारी। फिर एक युवक, जिसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी, बहुत धीमे स्वर में बोला कि शायद हम ही गलत हैं, शायद हमारे सपने ही बहुत छोटे हैं, या हमारी मेहनत ही कम है। यह सुनते ही कई सिर झुक गए, लेकिन तभी एक बुजुर्ग, जो कभी दादा के साथ बैठकर लोगों की बातें सुनते थे, आगे आए और बोले कि सपनों का छोटा या बड़ा होना बाद की बात है। पहले यह देखो कि तुम्हारा मन टूटकर छोटा तो नहीं हो गया, क्योंकि टूटे हुए मन से कोई भी सपना बड़ा नहीं बन सकता। उनकी आवाज में न डांट थी न उपदेश, बस अपनापन था। फिर एक महिला बोली कि जब मेरे पति का काम बंद हो गया था, तब मुझे भी लगा था कि सब खत्म हो गया। लेकिन फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि खत्म वही होता है जो छोड़ दिया जाए, और मैंने छोड़ना नहीं चुना। उसकी बात सुनकर कई आंखों में हल्की चमक लौट आई, और धीरे धीरे लोग अपनी अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाने लगे। कोई शर्म से नहीं बल्कि सच्चाई से, कोई रोते हुए नहीं बल्कि स्वीकार करते हुए। और उस रात सबको यह एहसास हुआ कि हार अकेले सहने से भारी होती है, लेकिन मिलकर स्वीकार करने से हल्की हो जाती है। उसी के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल एक दिन ऐसा रखा जाने लगा जिसे वे लोग असफलताओं का दिन कहते थे। उस दिन कोई अपनी जीत नहीं बताता था, बल्कि वही साझा करता था जिसमें वह गिरा था, गलत हुआ था या पीछे रह गया था। और बच्चों को भी सिखाया गया कि इस दिन मंच पर वही चढ़ेगा जिसने कुछ सीखकर फिर से खड़े होने की कोशिश की हो, चाहे उसका परिणाम कुछ भी रहा हो। धीरे धीरे बच्चों के भीतर से असफलता का डर कम होने लगा और सीखने की हिम्मत बढ़ने लगी। वे सवाल पूछने से नहीं डरते थे, नई चीजें आजमाने से नहीं घबराते थे, और अपनी गलती को छुपाने की जगह स्वीकार करने लगे थे। समय के साथ गांव में कई छोटे छोटे काम शुरू हुए। किसी ने कागज से सामान बनाना सिखाया, किसी ने मिट्टी के बर्तन, किसी ने खेती के नए तरीके, और किसी ने बच्चों के लिए कला की कक्षा। और यह सब बहुत बड़े स्तर पर नहीं बल्कि बहुत ईमानदार मन से किया गया। यहां कोई यह नहीं पूछता था कि इससे कितना लाभ होगा, बल्कि यह पूछा जाता था कि इससे किसका जीवन थोड़ा आसान होगा। एक दिन एक बाहर से आया युवक, जो बहुत तेज बोलता था और बहुत बड़ी योजनाओं की बातें करता था। उसने गांव वालों से कहा कि आप लोग बहुत पीछे हैं, आपको जल्दी बदलना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उस पर किसी ने बहस नहीं की, किसी ने विरोध नहीं किया। बस एक लड़की ने बहुत सादगी से पूछा कि आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, और अगर आगे बढ़ते हुए हम एक दूसरे को पीछे छोड़ दें, तो क्या वह सच में आगे बढ़ना कहलाएगा? वह युवक कुछ पल चुप रहा। शायद पहली बार किसी ने उससे यह सवाल पूछा था, और उसी चुप्पी में गांव की पूरी सोच बोल रही थी। समय आगे बढ़ता गया, और अब तालाब के किनारे लगे पेड़ बड़े हो चुके थे। उनकी छाया में बैठकर लोग अपने बच्चों के भविष्य की बातें करते थे। लेकिन अब यह बातें डर से नहीं बल्कि भरोसे से भरी होती थीं। उन्हें पता था कि दुनिया कठिन है, प्रतिस्पर्धा कड़ी है, लेकिन उनके बच्चों के भीतर जो सबसे बड़ी ताकत है वह यह है कि वे अकेले नहीं हैं। वे जुड़ना जानते हैं, सुनना जानते हैं, और खुद से भी सच्चा रहना जानते हैं। और यही वह चीज थी जो कभी एक ज्ञानी पंडित ने एक मूर्ख चेले को सिखाई थी, बिना यह बताए कि वह कोई बड़ा परिवर्तन कर रहा है। वह बस रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में समझ बो रहा था। और आज वही समझ एक पूरे गांव की आदत बन चुकी थी। एक ऐसी आदत जिसमें कोई गिरता है तो उसे उठाने के लिए कई हाथ आगे बढ़ते हैं, कोई उलझता है तो उसे सुलझाने के लिए कई दिल धड़कते हैं, और कोई चुप हो जाता है तो उसे सुनने के लिए कई कान तैयार रहते हैं। और शायद यही वजह थी कि उस गांव में भले ही बहुत बड़े भवन न बने हों, बहुत बड़ी सड़कें न हों, और बहुत बड़े नाम न हों, लेकिन वहां इंसानों के बीच जो पुल बने थे, वे इतने मजबूत थे कि समय की आंधी भी उन्हें हिला नहीं पाती थी। और इसी पुल पर चलती हुई वह कहानी, जो कभी एक मूर्ख चेले की उलझन से शुरू हुई थी, अब हर नए बच्चे के कदमों में उम्मीद बनकर आगे बढ़ती जा रही थी। बिना थके, बिना रुके, बहुत शांत और बहुत सच्चे तरीके से।
और इसी तरह वह कहानी अपने भीतर सैकड़ों छोटी छोटी कहानियां समेटे आगे बढ़ती रही, जैसे कोई लंबा रास्ता जिस पर चलते हुए हर मोड़ पर कोई नया अनुभव खड़ा मिल जाए। दादा के जाने के बाद अब गांव में ऐसे कई युवक और युवतियां तैयार हो चुके थे जो बाहर की दुनिया में पढ़कर, सीखकर और संघर्ष करके लौटे थे। और लौटकर उन्होंने अपने ज्ञान को दिखावे की तरह नहीं बल्कि सेवा की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। किसी ने गांव में छोटा स्वास्थ्य केंद्र खोलने में मदद की, किसी ने किसानों को मौसम और बीजों की सही जानकारी देना शुरू किया, किसी ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता समूह बनाए और किसी ने बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी कि अब कोई यह नहीं कहता था कि यह मेरा काम है या उसका काम है, बल्कि हर अच्छा काम अपने आप सबका बन जाता था। किसी के घर में बीमारी आ जाती तो पड़ोसी अपने आप खाना बना देते, किसी के बच्चे की पढ़ाई रुकने लगती तो कोई ना कोई आगे आकर उसकी फीस की चिंता संभाल लेता। किसी के मन में उलझन होती तो वह अकेले कमरे में बंद नहीं होता बल्कि तालाब के किनारे जाकर किसी न किसी से बात कर लेता। और धीरे धीरे यह गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा सहारा बन गया था जहां लोग खुद को कमजोर मानकर भी सुरक्षित महसूस करते थे। समय बीतने के साथ एक नई चुनौती सामने आई। जब जलवायु बदलने लगी, बारिश अनियमित हो गई और खेती मुश्किल होने लगी। पहले लोग घबराए, लेकिन फिर वही पुरानी आदत काम आई। सबने मिलकर बैठक की, बुजुर्गों के अनुभव सुने, युवाओं की तकनीकी समझ को जोड़ा और बच्चों से भी सुझाव पूछे, क्योंकि यहां यह माना जाता था कि अच्छी सोच उम्र देखकर नहीं आती। और इसी साझी समझ से नए तरीके निकले। पानी बचाने की व्यवस्था बनी, फसलों का चयन बदला गया और गांव ने अपने हालात से लड़ने के बजाय उन्हें समझकर उनके साथ चलना सीख लिया। इसी दौरान एक दिन स्कूल के सबसे छोटे बच्चे ने अपनी कॉपी में लिखा कि हमारा गांव ऐसा है जहां गलती करने पर डांट नहीं पड़ती, बल्कि अगली बार बेहतर बनने का मौका मिलता है। जब अध्यापिका ने यह पंक्ति पढ़ी तो उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि उन्हें लगा कि किसी पुरस्कार या रैंक से बड़ी यह पहचान है। वर्षों बाद जब बाहर की दुनिया में तनाव, दौड़ और अकेलेपन की खबरें हर जगह सुनाई देने लगीं, तब भी इस गांव में लोग धीरे चलते थे, एक दूसरे का नाम लेकर बुलाते थे और आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। यहां किसी की कीमत उसके कपड़ों, फोन या पद से नहीं आंकी जाती थी, बल्कि इस बात से आंकी जाती थी कि वह मुश्किल समय में किसके साथ खड़ा होता है। और हर बार जब किसी नए बच्चे से पूछा जाता था कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या बनना है, तो वह सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं कहता था, बल्कि अक्सर यह भी जोड़ देता था कि मुझे ऐसा इंसान बनना है जिस पर लोग भरोसा कर सकें। और शायद यही उस ज्ञानी पंडित की सबसे बड़ी जीत थी कि उन्होंने कभी अपने नाम का बोर्ड नहीं लगवाया, कोई किताब नहीं लिखी और कोई भाषण नहीं दिए। फिर भी उनका दिया हुआ संस्कार एक पूरे समाज की आदत बन गया। और उस मूर्ख चेले की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने कभी खुद को महान साबित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता रहा। और वही कोशिश अब पीढ़ियों की रगों में बह रही थी। उस गांव में अब कोई यह नहीं पूछता था कि हमें किसने बदल दिया, क्योंकि सब जानते थे कि बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक दूसरे से आता है। और इसी विश्वास के साथ वह कहानी आज भी चल रही है, हर सुबह बच्चों की हंसी में, हर शाम बुजुर्गों की धीमी बातचीत में और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का हाथ थाम लेने की आदत में। और अब यहीं पर हम इस कहानी को यहीं रोकते हैं। एंड करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।